Welcome back, children, to your English grammar class. Children, this is the second part of the topic verb. In the first part, we understood that what is direct object, indirect object, transitive verbs, and intransitive verbs. Now, in this video, we will see some examples of ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. अब चिल्ड्रन टॉप पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा है. एमा सेंट एन ईमेल. एमा एक लड़की है जिसने एक ईमेल भेजा. ठीक है. अब एमा सेंट एन ईमेल मीन्स एमा ने क्या काम करा? भेजने का काम करा. राइट. अब एमा ने भेजने का काम करा तो जो और क्या भेजा? ईमेल भेजा. तो जो ईमेल है विल बी ऑब्जेक्ट एंड सेंट क्या हो जाए? भेजना एक क्रिया हो जाएगी. अब क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है और क्रिया है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब. यहाँ पर स्पेलिंग मैंने हाफ छोड़ दी है बिकॉज इट्स नॉट बीइंग रिटन. ट्रांजिटिव वर्ब. राइट. क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है और एक क्रिया है. अब फिर समझते हैं. एमा इज़ द सब्जेक्ट. वही चीज़ है. एमा क्या है? भेजने वाली है, करता है तो उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. सेंट इज़ द वर्ब. जो भेजना, जो काम है भेजने का, उसको वो क्रिया कहलाएगी. और ईमेल है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि एमा ने अपने हाथों से ईमेल भेजा. थिंक अबाउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट और whom. अब अगर चिल्ड्रन आपको ये समझ में आ रहा हो, अगर आपको डाउट हो रहा, कन्फ्यूजन हो रहा हो कि कैसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता करें, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन, उस सेंटेंस को पढ़ करके आंसर ढूंढने की कोशिश करिए. क्या और कौन. राइट. तो आपको क्या और कौन में जो भी आंसर मिलेगा वो आंसर होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सपोज यहाँ पर लिखा है एमा सेंट एन ईमेल. क्या भेजा? ईमेल भेजा. अगर मान लीजिए ये इनट्रांजिटिव होता, अकर्मक क्रिया होती, तो यहाँ पर मैं कहती एमा सेंट. अब आप कहते एमा ने क्या भेजा, तो एमा सेंट के बाद तो वाक्य ख़त्म हो गया. ठीक है. अगर मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है, मैंने इस एग्ज़ाम्पल से ये इसको हटा दिया. राइट. इसको मैंने हटा दिया. अब वाक्य है एमा सेंट. एमा ने भेजा. अगर हम इसमें क्या और कौन का आंसर ढूंढे तो क्या हमें मिलेगा? मैंने कहा एमा ने भेज दिया. क्या भेज दिया? राइट. तो और किसको भेज दिया? नहीं मिला ना आंसर हमें. हुम का मतलब किसको होता है. तो यहाँ पर क्या हो गया? ये इनट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया हो जाएगी. Now we'll be back to the next line. Now दूसरा एग्जाम्पल उसी के जैसा ही देखेगा. एमा सेंट हर फ्रेंड एन ईमेल. एमा ने अपनी दोस्त को ईमेल भेजा. अब बच्चों क्या भेजा? हमें जैसे पूछा क्या भेजा? ईमेल भेजा. ठीक है. तो हमें पता है कि भेजने की क्रिया, जिस चीज़ से भेजने का काम जिस पर हो रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो एमा ने क्या भेजा? ईमेल भेजा. राइट. किसको भेजा? अपनी फ्रेंड को भेजा. ठीक है. तो यहाँ पर हमें क्या का आंसर मिल गया कि क्या भेजा? ईमेल भेजा. और किसको भेजा? टू हर फ्रेंड. अपनी फ्रेंड को भेजा. तो ये जो हर फ्रेंड है ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो एन ईमेल है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है कन्फ्यूजन का वो पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का वो क्लियर हो जाए. चलिए नाउ फिर समझते हैं इसमें क्या बताया गया है. Emma is the subject, sent is a verb, an email
इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड हर फ्रेंड इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि अभी हमने समझ लिया. थिंक अबाउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसरिंग दैट व्हाट टू whom did Emma send the email. अब हमने व्हाट का आंसर ढूंढ लिया, ईमेल भेजा, किसको भेजा, हर फ्रेंड को भेजा, तो यही बात इसमें भी बताई गई है. अब आते हैं एक दूसरी नेक्स्ट लाइन पे. अब चिल्ड्रन इसमें बताया गया है, सिंटेक्स लिखा गया है, पैटर्न लिखा गया है कि क्या पैटर्न था एमा सेंट हर फ्रेंड एन ईमेल का. ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सब्जेक्ट है, राइट, वेट, यस, इसमें सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट क्या है, एमा. वर्ब क्या है, लेट मी टेल यू, लेट मी ड्रॉ विद अ डिफरेंट कलर. जो वर्ब है वो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ कर दिया है, सेंट, राइट. अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, दैट इज हर फ्रेंड. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हर फ्रेंड. और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इन एन ईमेल. तो चिल्ड्रन इस वाक्य को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं. हम ये भी कह सकते हैं एमा सेंट एन ईमेल टू हर फ्रेंड. हम ये भी कह सकते हैं एमा सेंट एन ईमेल टू हर फ्रेंड. हम यहाँ पर ईमेल को हम पहले भी सेंट के बाद भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू लग जाएगा हर फ्रेंड के बीच में. अगर हर फ्रेंड पहले आता है तो हम कोई प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे, लेकिन जैसे ही हमने ईमेल को पहले लिख लिया सेंट के बाद और उसके बाद हमने फ्रेंड को लगाया, तो फ्रेंड और हर फ्रेंड और ईमेल के बीच में टू लग जाएगा. ठीक है, ऐसे इसका एक और एग्जांपल समझ सकते हैं. मान लीजिए हम लोग सुना होगा, टीचर्स मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं कैन आई आस्क यू, सॉरी, वुड यू प्लीज़ गिव रिप्लाई टू दिस आंसर, सॉरी, वुड यू प्लीज़ गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, गिव आंसर टू द क्वेश्चन, तो हमने इसमें टू लगा दिया. लेकिन इसको हम ऐसे बोले, इसमें आंसर ना लगाएं, सीधे हम बोले वुड यू रिप्लाई दिस क्वेश्चन, वो भी सही है. अच्छा, एक और एग्जांपल्स देखते हैं, ये थोड़ा सा मे बी कन्फ्यूजिंग हो. मान लीजिए मैंने कहा माय फादर ब्रॉट मी अ पेन. मेरे फादर ने मेरे को पेन दिलाया. माय फादर या मेरे फादर मेरे लिए पेन लाए. माय फादर ब्रॉट मी अ पेन. लेकिन इसी वाक्य को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, माय फादर ब्रॉट अ पेन टू मी या फॉर मी. ठीक है, तो यहाँ पर प्रपोजिशन लग जाएगी, राइट. अब मान लीजिए एक और एग्जाम्पल, मैंने कहा गिव मी दिस पेन. ठीक है, मैंने कहा गिव मी दिस पेन, मुझे ये पेन दो. एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, गिव दिस पेन, सॉरी, टू मी. ठीक है, मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ, गिव मी दिस पेन या फिर गिव दिस पेन टू मी. तो गिव मी दिस पेन में टू नहीं लगा था, लेकिन जैसे ही मैंने मी को पीछे रख दिया और गिव के साथ पेन को जोड़ दिया, तो वहाँ पर टू लग जाएगा मी और दिस पेन के बीच में. सो दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग एक्सप्लेन्ड इन दीज लाइन जो अभी हमने पढ़ी हैं. इसमें भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है, प्लीज़ बेटा कॉल मी, आई हैव नो इश्यूज़. मैं आपको कॉल पे भी समझा दूँगी, वीडियो कॉल पे समझा सकती हूँ, मैं एक्स्ट्रा क्लास भी ले लूँगी. आई हैव नो इश्यूज़. नाउ विल सी द लास्ट पेज ऑफ दिस टॉपिक.
नाउ सम वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। अब कुछ क्रियाएं होती हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकती हैं, इनट्रांजिटिव भी हो सकती हैं। जैसे एमा वॉज रीडिंग एन एडवेंचरस स्टोरी, ये ट्रांजिटिव है। एमा वॉज रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी, राइट। अब यहाँ पर अगर लिखा हुआ है एमा वॉज रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी, ये ट्रांजिटिव में यानी सकर्मक क्रिया में लिखा है। और रीडिंग क्रिया हमने दूसरे कॉलम में अगर हम देखें, टॉम एंड सुजैन वर रीडिंग। अब यहाँ पर चिल्ड्रन देखेंगे रीडिंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया ये। यही रीडिंग दूसरी तरफ ट्रांजिटिव में सकर्मक क्रिया, बट दूसरी तरफ अकर्मक होगी। क्यों? क्योंकि उसमें तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमने अगर हम इनट्रांजिटिव में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, एडवेंचर स्टोरी, ठीक है। और यहाँ पर ये नहीं है। ना दूसरा एग्जाम्पल, माई मदर इज़ पेंटिंग द किचन वॉल्स टुडे। तो मेरी मदर पेंट कर रही हैं। पेंट का काम कहाँ हो रहा है, वॉल, किचन की वॉल पे, ठीक है। तो यहाँ पर किचन वॉल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब पेंटिंग का काम यहाँ पे भी हो रहा है, बट यहाँ पर तो वॉल वगैरह कुछ बताया नहीं गया, तो इसलिए क्या ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। फिर देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, आई टाइप्ड माई एसे देन सेंट इट टू माई टीचर। मैंने अपना एसे टाइप किया और अपने टीचर को भेज दिया। अब इसमें क्या टाइप करा, एसे टाइप करा, ठीक है, और उसको भेज दिया। इट कौन है, एसे है, और किसको भेज दिया, टीचर को। अब इसी में देखिए, माई फादर वॉज टाइपिंग व्हेन द फोन रैंग, ठीक है। तो मेरे फादर टाइप कर रहे थे जब फ़ोन बजा या फ़ोन आया। तो टाइपिंग का काम किस चीज़ पे हो रहा था, फ़ोन पे हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई ज़िक्र नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये होता माई फादर वॉज टाइपिंग इन फ़ोन, तो यहाँ पर इन फ़ोन हो जाता, या माई फादर वॉज टाइपिंग अ लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेटर है, लिखने का काम है, वो किस चीज़ का है, लेटर पर काम हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ये मत सोचिएगा ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ नॉट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सेकंड वाले पार्ट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। सो चिल्ड्रन, आई होप दिस यू हैव अंडरस्टूड टू। अगर नहीं समझ में आया है, फील फ्री आस्किंग मी। आई कैन क्लियर योर ऑल द डाउट्स द वे यू वांट मी। जैसे आप चाहोगे मैं वैसे ही क्लियर कर दूँगी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव वेरी लेस टाइम, आवर एग्ज़ाम्स आर at our hand, very soon our half yearly exams are going to be held, right? So you need to be ready for the exams, and for that you need to clear all the doubts, और वो doubts तभी होंगे जब हम पढ़ाई करेंगे। So keep studying, keep watching the videos and stay home, stay safe. Thank you.